दिवाली के बाद लगातार देशवासी दृढ़ संकल्प के साथ, अप्रतिम धैर्य के साथ, त्याग की पराकाष्ठा करते हुए, कष्ट झेलते हुए बुराइयों को पराजित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इस बात को देशवासियों ने जी करके दिखाया है। कभी लगता था सामाजिक जीवन की बुराइयां, विकृतियां जाने अनजाने में, इच्छा अनिच्छा से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन 8 नवंबर के बाद की घटनाएं हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। 125 करोड़ देशवासियों ने तकलीफें झेलकर, कष्ट उठाकर ये सिद्ध कर दिया है कि हर हिंदुस्तानी के लिए सच्चाई और अच्छाई कितनी अहमियत रखती है। काल के कपाल पर यह अंकित हो चुका है कि जनशक्ति का सामर्थ्य क्या होता है, उत्तम अनुशासन किसे कहते हैं, अपप्रचार की आंधी में सत्य को पहचानने की विवेक बुद्धि किसे कहते हैं, सामर्थ्यवान बेबाक बेईमान के सामने ईमानदारी का संकल्प कैसे विजय पाता है, गरीबी से बाहर निकलने को आतुर जिंदगी भव्य भारत के निर्माण के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। देशवासियों ने जो कष्ट झेला है वो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नागरिकों के त्याग की मिसाल है। 125 करोड़ देशवासियों ने संकल्पबद्ध होकर अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी है। आमतौर पर जब अच्छाई के लिए आंदोलन होते हैं तो सरकार और जनता आमने सामने होती है। यह इतिहास की ऐसी मिसाल है जिसमें सच्चाई और अच्छाई के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं कि बीते दिनों आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान मुझे सैकड़ों हजारों चिट्ठियां भी मिली हैं। हर किसी ने अपने विचार रखे हैं, संकल्प भी दोहराया है, साथ ही साथ अपना दर्द भी मुझसे साझा किया है। इन सब में एक बात मैंने हमेशा अनुभव की, आपने मुझे अपना मानकर के बातें कही हैं। भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट के खिलाफ लड़ाई में आप एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। आपका ये प्यार आशीर्वाद की तरह है। अब प्रयास यह है कि नववर्ष में हो सके उतना जल्दी बैंकों को सामान्य स्थिति की तरफ ले जाया जाए। बीते कुछ वर्षों में 1000 और 500 के नोट
सामान्य प्रचलन में कम और पैरेलल इकोनॉमी में ज्यादा चल रहे थे। हमारी समकक्ष जो अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी इतना कैश नहीं होता जितना हमारे यहां पहाड़ के पहाड़ हो गए। हमारी अर्थव्यवस्था में बेतहाशा बढ़े हुए नोट महंगाई बढ़ा रहे थे, कालाबाजारी बढ़ा रहे थे, देश के गरीब से उसका अधिकार छीन रहे थे। अर्थव्यवस्था में कैश का अभाव, नगद का अभाव तकलीफदेह है। तो हम ये भी न भूले, कैश का प्रभाव, नगद का प्रभाव और अधिक तकलीफदेह होता है। हमारा ये प्रयास है कि इसका संतुलन बना रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, हम कब तक सच्चाइयों से मुंह मोड़ते रहेंगे? मैं आपके सामने एक जानकारी साझा करना चाहता हूं और इसे सुनने के बाद या तो आप हंस पड़ेंगे या फिर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी, सरकार के पास दर्ज की गई जानकारी के हिसाब से देश में सिर्फ और सिर्फ 24 लाख लोग ये स्वीकारते हैं कि उनकी आय 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है। क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? आप भी अपने आसपास बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते ही होंगे। देश के बड़े बड़े शहरों को ही देखें तो किसी एक शहर में आपको सालाना 10 लाख से अधिक आय वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि देश की भलाई के लिए ईमानदारी के आंदोलन को और अधिक ताकत देने की जरूरत है? भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ इस लड़ाई की सफलता के कारण ये चर्चा बहुत स्वाभाविक है कि अब बेईमानों का क्या होगा, बेईमानों पर क्या बीतेगी, बेईमानों को क्या सजा होगी। भाइयों और बहनों, कानून कानून का काम करेगा, पूरी कठोरता से करेगा, लेकिन सरकार के लिए इस बात की भी प्राथमिकता है कि ईमानदारों को मदद कैसे मिले, ईमानदारों को सुरक्षा कैसे मिले, ईमानदारी की जिंदगी बिताने वालों की कठिनाई कैसे कम हो, ईमानदारी अधिक प्रतिष्ठित कैसे हो। ये सरकार सज्जनों की मित्र है और दुर्जनों को सज्जनता के रास्ते पर लौटाने के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करने के पक्ष में है। सबका साथ, सबका विकास, इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने के लिए नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश के 125 करोड़ नागरिकों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही है। दोस्तों, स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी देश में लाखों गरीबों के पास अपना घर नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ा तो मध्यम वर्ग की पहुंच से घर
भी खरीदना दूर हो गया था। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हम एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। 2017 में गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं, 1-2 कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक आध नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में एक कमी यह थी कि पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। अब जब किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदल दिया जाएगा तो किसान कहीं पर भी अपने कार्ड से खरीद बिक्री कर पाएगा। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, उसी प्रकार विकास और रोजगार के लिए लघु और मध्यम उद्योग, जिसे एमएसएमई भी कहते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ निर्णय लिए हैं जो रोजगार बढ़ाने में सहायक होंगे। सरकार ने तय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया करेगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को ये गारंटी देती है कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अब तक यह नियम था कि 1 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था। अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से दिया गया लोन भी इसमें कवर होगा। सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदार, छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलेगा। गारंटी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने के कारण इन पर ब्याज दर भी कम होगी। सरकार ने बैंकों को यह भी कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट को
20% से बढ़ाकर 25% करें। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से हुए ट्रांजैक्शन पर वर्किंग कैपिटल लोन 20% से बढ़ाकर 30% तक करने को कहा गया है। नवंबर में इस सेक्टर से जुड़े बहुत से लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। बैंकों को कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल तय करते वक्त इस बात का भी संज्ञान लिया जाए। कुछ दिन पहले ही सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में बहुत बड़ी राहत देने का भी निश्चय किया था। जो कारोबारी साल में 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार करते हैं, उनके टैक्स की गणना 8% आय को मानकर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारी के डिजिटल लेन देन पर टैक्स की गणना 6% आय मानकर के की जाएगी। इस तरह उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, मुद्रा योजना की सफलता निश्चित तौर पर बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। पिछले साल करीब करीब 3.5 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दलित, आदिवासी, पिछड़ों एवं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार का इसे अब डबल करने का इरादा है। मैं माताओं बहनों से भी एक बात करना चाहता हूं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये राशि गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, सीधी उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। देश में माता मृत्यु दर को कम करने में इस योजना से बड़ी सहायता मिलेगी। वर्तमान में ये योजना सिर्फ 4,000 रुपये की आर्थिक मदद और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिर्फ 53 जिलों में चलाई जा रही है। सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी बहुत है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स का भी विशेष ध्यान रखा है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक स्कीम शुरू करने जा रही है। बैंक में ज्यादा पैसा आने पर अक्सर बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों पर इसका प्रभाव ना हो, इसलिए 7.5 लाख रुपए तक की राशि पर 10 साल तक के लिए सालाना 8% का इंटरेस्ट रेट ब्याज दर सुरक्षित किया जाएगा। ब्याज की ये राशि वरिष्ठ नागरिक हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, कालाधन की जब भी चर्चा होती है तो राजनेता, राजनीतिक दल, चुनाव का खर्च, ये सारी बातें चर्चा के केंद्र में रहती है। अब वक्त आ चुका है कि सभी राजनेता,
और सभी राजनीतिक दल देश के ईमानदार नागरिकों की भावनाओं का आदर करें, जनता के आक्रोश को समझें। ये बात सही है कि राजनीतिक दलों ने समय समय पर व्यवस्था में सुधार के लिए सार्थक प्रयास भी किए हैं। सभी दलों ने मिलकर के स्वेच्छा से अपने ऊपर बंधनों को स्वीकार किया है। आज आवश्यकता है कि सभी राजनेता और सभी राजनीतिक दल होलियर देन दाऊ इससे अलग हट करके, मिल बैठ करके पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए भ्रष्टाचार और काले धन से राजनीतिक दलों को मुक्त कराने की दिशा में सही कदम उठाएं। हमारे देश में सामान्य नागरिक से लेकर के राष्ट्रपति जी तक सभी ने लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराए जाने के बारे में कभी न कभी कहा है। आए दिन चल रहे चुनावी चक्र, उससे उत्पन्न आर्थिक बोझ तथा प्रशासन व्यवस्था पर बने बोझ से मुक्ति पाने की बात का समर्थन किया है। अब समय आ गया है कि इस पर बहस हो, सार्थक बहस हो और रास्ता खोजा जाए। हमारे देश में हर सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा स्थान रहा है। अब डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन पेमेंट या ई पेमेंट को लेकर के समाज में काफी सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। आज से ठीक 100 साल पहले 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ हुआ था। इन दिनों हमने देखा कि 100 वर्ष के बाद भी हमारे देश में सच्चाई और अच्छाई के प्रति सकारात्मक संस्कार का मूल्य है। आज महात्मा गांधी नहीं है, परंतु उनका यह मार्ग जो हमें सत्य का आग्रह करने के लिए प्रेरित करता है, वह सर्वाधिक उपयुक्त है। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के अवसर पर हम फिर एक बार महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए सत्य के आग्रही बनेंगे तो सच्चाई और अच्छाई की पटरी पर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को हमें रुकने नहीं देना है। सत्य का आग्रह संपूर्ण सफलता की गारंटी है। 125 करोड़ का देश हो, 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की हो, साधन भी हो, संसाधन भी हो और सामर्थ्य में कोई कमी ना हो, ऐसे हिंदुस्तान के लिए कोई कारण नहीं है कि हमारा देश अब पीछे रह जाए। नववर्ष की नई किरण नई सफलताओं का संकल्प लेकर के आ रही है। आइए हम सब मिलकर चल पड़े, बाधाओं को पार करते चले, एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई?
नहीं नहीं, बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।